वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल इजी पीजी बायोलॉजी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर 5 का ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस के बारे में इतना तो आपको सबको पता होगा कि ये रिस्पिरेशन का एक प्रोसेस है जो कि बोथ एरोबिक एंड नॉन एरोबिक रिस्पिरेशन में, मतलब जब ऑक्सीजन हो या फिर ऑक्सीजन का कमी हो, दोनों ही प्रोसेसेस में ये कॉमन होता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन होता है तो ये प्रोसेस, इसका जो प्रोडक्ट है वो फर्दर सबस्ट्रेट के रूप में आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं होता है तो यहीं पे रुक जाता है। ठीक है, तो वही ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हम लोग पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस was discovered by Embden, मेयरहॉफ एंड पार्नेस। ठीक है, इसीलिए इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, ईएमपी तीनों के नाम पे। तो ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ O2। O2 से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हेंस इट इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड इनएरोबिक कंडीशन। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो, क्योंकि ऑक्सीजन से इंडिपेंडेंट है, तो अब जैसे एरोबिक में तो ऑक्सीजन है लेकिन इसको ऑक्सीजन से कोई दिक्कत, ये ऑक्सीजन का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और वैसे ही एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है ऑक्सीजन से, हो या नहीं हो। ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस होगा, बिल्कुल अच्छे से होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीटेड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ग्लाइकोलाइसिस का साइट कहाँ है? तो ग्लाइकोलाइसिस, ये हमारा सेल हो गया सपोज। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइट, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है अगर एरोबिक रिस्पिरेशन होने वाला है तो। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज सबस्ट्रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब देखिए सबस्ट्रेट किसको कहते हैं? जिसका कुछ होने वाला और रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, जो मेन सब्सटेंस है जिसपे उसमें चेंज हो, एडिशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो, कुछ भी हो, मतलब उसमें चेंज है, जो मेन हमारा जो रिएक्टेंट होता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो सबस्ट्रेट क्या है ग्लाइकोलाइसिस का? तो सबस्ट्रेट है ग्लूकोज। ऑब्वियसली सारा सेल तक ग्लूकोज पहुंचाया गया है एनर्जी के लिए, और ये ग्लाइकोलाइसिस रिस्पिरेशन का पार्ट है, तो यही ग्लूकोज को आगे फर्दर चेंजेस होगा, ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जो भी रहे, लेकिन यही ग्लूकोज को आगे केमिकल चेंजेस इसको करना है। तो हमारा सबस्ट्रेट यही ग्लूकोज है, और सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज से एनर्जी निकालने का प्रोसेस? तो ग्लाइकोलाइसिस से। तो हमारा सबस्ट्रेट ग्लूकोज हो गया। अब मोस्ट ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्स मैग्नीशियम एज कोफैक्टर। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस में 10 प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, बीच में कुछ इंटरमीडिएट भी आते हैं, 10 रिएक्शंस होते हैं, चेन है। ठीक है, अब इसमें जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस है उसमें जो एंजाइम्स है उसमें मैग्नीशियम को फैक्टर होता है। मैग्नीशियम सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन फेज फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन बोथ। तो जैसा मैंने बताया कि ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक और एनारोबिक दोनों में ही कॉमन होता है, मतलब दोनों में होगा। ठीक है, एरोबिक में क्या अंतर है और एनारोबिक में? कि एरोबिक में क्या होगा कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट जो होगा वो, जैसे मान लिया पायरुविक एसिड है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, फाइनली ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुविक एसिड बना। तो अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ये फर्दर आगे चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ये आगे चेंज हो जाएगा। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम में फिर क्रेब्स साइकिल और सारा फिर फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, सारा आगे का प्रोसेस होगा। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस तो दोनों में हो रहा है, ये पायरुविक एसिड दोनों बनेगा, इसीलिए दोनों में कॉमन है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलाइसिस इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ 10 बायोकेमिकल रिएक्शन। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? एक सीरीज है केमिकल रिएक्शंस का, 10 बायोकेमिकल रिएक्शंस का, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ, हाँ ये हो गया। इन ग्लाइकोलाइसिस नीदर कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लाइकोलाइसिस में ना ही तो ऑक्सीजन का जरूरत है, मतलब ऑक्सीजन ना ही तो यूज होता है, ना ही CO2 प्रोड्यूस होता है, मतलब ना ऑक्सीजन यूज होगा ना CO2 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इन ग्लाइकोलाइसिस वन ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड। अब देखिए एक ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस में जो सबस्ट्रेट है हमारा ग्लूकोज है। तो अगर एक ग्लूकोज का बात करें, अगर एक ग्लूकोज रिएक्शन में गया था और पूरा सारा 10 रिएक्शंस हो गया, फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस हो गया। अब देखिए ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, और पायरुविक एसिड कितना कार्बन का कंपाउंड होता है? तो 3 कार्बन का, और ये 2 मॉलिक्यूल्स बनता है। तो ठीक है, बैलेंस हो गया कि एक 6 कार्बन का कंपाउंड था उसमें चेंजेस हुआ
और दो तीन कार्बन का कंपाउंड बना, तो टोटल कार्बन तो 6 ही है, कोई कार्बन लॉस नहीं हुआ है। और ऐसे हम लोग देखें कि यहाँ पे कोई CO2 नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी कार्बन लॉस नहीं हो रहा है, बस फॉर्म चेंज हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो गया है। ठीक है, अब देखिए, दो NADH2 और दो ATP, दो NADH2 और दो ATP जनरेट होता है ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, विच आर इक्वल टू 8 ATP। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि जब ग्लाइकोलाइसिस हुआ ग्लूकोज का, तो एक तो दो पायरुविक एसिड बना, बाकी और क्या बना, एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्या बना, तो दो NADH2 प्लस दो ATP। अब देखिए डायरेक्ट जो एनर्जी मॉलिक्यूल है वो 2 ATP है, लेकिन ये भी इसको एनर्जी इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये आगे जाके फॉस्फोरिलेशन में ये ATP का फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, मतलब ये खुद ATP नहीं है, ATP ये बनवाने में हेल्प करता है, इसलिए बोलते हैं कि ये इक्विवेलेंट टू है 3 ATP। मतलब एक NADH2 जो होता है, एक NADH2 वो 3 ATP के इक्विवेलेंट होता है, मतलब 3 ATP वो आगे जाके बना सकता है, इतना कैपेसिटी होता है एक NADH2। 3 ATP का फॉर्मेशन करवा सकता है। वो कैसे करवाता है, तीन ही क्यों, कैसे क्या, वो फॉस्फोरिलेशन में पढ़ना है। ठीक है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ठीक है, जो ठीक है वो आगे का चीज है, दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इतना याद रखना है कि एक NADH2 3 ATP के इक्विवेलेंट होता है, और एक और एक चीज याद रखना है कि एक FADH2 2 ATP के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, अब देखिए ये 3 ATP की इक्विवेलेंट है, अब दो NADH2 बना है, मतलब टोटल ये 6 ATP आगे जाके बनाएगा, और दो ATP बन ही रहा है ग्लाइकोलाइसिस में। मतलब कह सकते हैं कि टोटल 8 ATP इक्विवेलेंट्स बन रहा है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट के तौर पे। मतलब ग्लाइकोलाइसिस से क्या बना कि दो पायरुविक एसिड बना है और 8 ATP बना है इक्विवेलेंट, या फिर एग्जैक्ट बात करें तो दो NADH2 और दो ATP बना है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस लिंक्स विथ एनाबॉलिज्म ऑफ फैट्स। अब ग्लाइकोलाइसिस जो है वो फैट्स के एनाबॉलिज्म में, इसका जो बीच में जो कंपाउंड्स आते हैं, बीच में जो इतने सारे रिएक्शंस हैं, तो वो फैट्स के एनाबॉलिज्म में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। बीच में जो कंपाउंड्स है वो जाके दूसरे रिएक्शन पाथवे से जाके, ठीक है, वो ग्लिसरॉल बनाएंगे और फिर फैट्स बनाएंगे। ठीक है, और अमाइनो एसिड्स भी बनाते हैं। ठीक है, चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कोई भी साइटोप्लाज्म में रिएक्शन हो रहा है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, इंटरलिंक्ड होता है। ठीक है, जिसको हम लोग मेटाबॉलिक पूल बोलते हैं, साइटोप्लाज्म में सारा रिएक्शंस हो रहा है उसको एक एक बार में। ठीक है, एक ब्रॉड टर्म में मेटाबॉलिक पूल बोलते हैं, और उसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट जो होता है वो आपस में इंटरलिंक्ड होता है, बहुत सारे रिएक्शन पाथवे। अब देखिए वैसे ही सिमिलरली जो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है वो फैट, फाइनल प्रोडक्ट नहीं, बीच में भी कोई भी, वो फैट के सिंथेसिस में, फैट के एनाबॉलिज्म में हेल्पफुल है, और अमाइनो एसिड्स के भी एनाबॉलिज्म में हेल्पफुल है, वो चेंजेस होते रहता है। अब देखिए इट्स इंटरमीडिएट PGAL इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल। वही एग्जांपल बता रहे जो ऊपर बात की है। अभी रिएक्शन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि इसका एक इंटरमीडिएट है PGAL। ठीक है, जो PGAL है वो ग्लिसरॉल बनाता है आगे जाके, और ग्लिसरॉल जाके आगे जाके क्या बनाता है, फिर फर्दर फैट बनाता है। तो ये PGAL किसका कंपाउंड है, ग्लाइकोलाइसिस का। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है वो फैट भी बनाने में हेल्प कर रहा है, एनाबॉलिज्म ऑफ फैट्स में। ठीक है, अब PGA जो है वो कुछ अमाइनो एसिड जैसे सीरीन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, ये सब बनाता है कन्वर्ट होके PGA। ठीक है, तो PGAL होता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और PGA होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब देखिए ये है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अब देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। ठीक है, अब पहला रिएक्शन है कि ग्लूकोज, यहाँ पे एक ATP कंज्यूम हुआ, एक ATP यहाँ कंज्यूम हुआ। देखिए यहाँ ATP कंज्यूम हुआ और ATP कन्वर्ट हो गया, तो एक ATP एक तो यहाँ कंज्यूम होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ठीक है, हेक्सोकाइनेज। ठीक, अब ये जो है यहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज होगा, हर स्टेप पे अलग अलग एंजाइम है। ठीक है, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज है। यहाँ पे क्या हुआ है, आइसोमेरिज्म हुआ है। ठीक है, इसीलिए ग्लूको आइसोमेरेज। अब दूसरा ATP जो यूज होता है वो, हाँ, थर्ड रिएक्शन में एक ATP यहाँ यूज हुआ। अब देखिए कहाँ ATP यूज हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस में एक्चुअली ATP कंज्यूम भी होता है और ATP बनता भी है, लेकिन नेट ATP हम लोग बोलते हैं कि 2 ATP बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ATP कंज्यूम हुआ, एक ATP यहाँ पे कंज्यूम हुआ, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम जो यूज हुआ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज।
ठीक है, तो 2 एटीपी अभी तक यूज हो चुका है। अब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से डीएचएपी बनता है, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी ऐसे क्या है डीएचएपी का, ठीक है। अब जो भी देखना पड़ेगा, ठीक है, डीएचएपी इसका फुल फॉर्म। अब जीएलएपी ये कन्वर्ट होता है, इंटर कन्वर्ट होता है, और फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ये जीएलएपी डायरेक्ट बनाता है, ठीक है। अब जीएलएपी जो है वो ग्लैप हाइड्रोजिनेज एंजाइम के हेल्प से 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरेट बनाता है, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए कि जो जीएलएपी से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, यहाँ पे 2 NADH2 बना है, ठीक है, तो यहीं पे प्रोडक्शन हुआ 2 NADH2 का। अब फिर इसके आगे वाले स्टेप में 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे एंजाइम यूज होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, यहाँ पे 2 ATP का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। और फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज के एंजाइम के हेल्प से, और फिर इनोलेज एंजाइम के हेल्प से फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट बनता है, और फिर पाइरुवेट काइनेज के हेल्प से फाइनली हमारा पाइरुवेट बनता है, या पाइरुविक एसिड बनता है। अब देखिए यहाँ पे फिर 2 एटीपी बनता है, तो टोटल एटीपी बन कितना रहा है, 2 और 2 4, टोटल 4 एटीपी बन रहा है, ठीक है। और NADH2 कितना बन रहा है, 2 NADH2 बन रहा है। तो NADH2 तो 2 ही है, लेकिन ATP 4 बन रहा है, और 2 कंज्यूम भी हो रहा था, इसीलिए नेट एटीपी बोल देते हैं कि 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है नेट ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन है, और जो लास्ट रिएक्शन है, कौन कौन सा, तो फर्स्ट, थर्ड और लास्ट, ठीक है, ये जो होता है ये कंट्रोल पॉइंट्स होता है इस रिएक्शन का, ग्लाइकोलाइसिस का, क्या, तो कंट्रोल पॉइंट्स। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, इरिवर्सिबल। अब जो चीज इरिवर्सिबल है वो एक बार बन जाएगा, आगे कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको उससे हम लोग वापस नहीं जा सकते हैं। इसीलिए जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट से आगे का जो पाथवे है वो ये 3 पॉइंट से काफी कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल पॉइंट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा, तो फर्स्ट, थर्ड और लास्ट, नाइन्थ, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, तो फर्स्ट, थर्ड एंड नाइन्थ ये तीनों रिएक्शन कंट्रोल पॉइंट्स होता है ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बताए थे कि PgAl जो है वो ग्लिसरॉल सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, और ग्लिसरॉल बाद में फैट बनता है, तो ये है यहाँ पे PgAl, ठीक है, फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड, ठीक है। और पीजीए जो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो बनाता है अमाइनो एसिड सेरीन, ग्लाइसिन और सिस्टीन में, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो यही है मेनली, ये आपको सारा रिएक्शन, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, आपको पूरा याद करके जाना होगा, एग्जाम में लिखना होगा सारे एंजाइम्स के साथ, और सारा ही जो बीच में प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, और फाइनली पायरुविक एसिड बन रहा है, तो ये है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। आई होप कि इसमें आपको समझ में आ गया होगा सारा चीज़, इसमें मेनली याद करना है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।